हम तो हैरान हो रहे हैं सुन के कि पता लग रहा है कोई डमी स्कूल नाम की भी चीज़ बन चुकी है। और बैन कर दिया जाए प्राइवेट कोचिंग्स इन एनी शेप इन एनी मैनर। वंस दिस मैस इज क्लोज्ड कि nobody is authorized to go for any coaching because it is an unfair game। तो कोचिंग सेंटर्स ने भी एक मौका का फायदा उठाया कि भीड़ बढ़ रही है और एक आध टीचर को एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, उसने पढ़ाना शुरू कर दिया और उसके एक आज ये एक ऐसा नेक्सस बन चुका है जिसके बारे में अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया और हम जैसे लोगों ने अगर बात नहीं उठाई तो ये चीज़ें आगे चल के हमें गिल्ट होगा। तो वी आर वेरी क्लियर कि जितना हमने प्रोसेसेस को रिफाइन करके पेश किया तो कोचिंग्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रॉब्लमें कम हो जाएंगी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी होगी एजुकेशन सेक्टर में। आई फॉट अ लोनली बैटल विद द कोचिंग सेंटर सिंस आई एम बॉर्न इन दिस सेक्टर। स्कूलिंग में हमें कंटिन्यूसली ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मिली, तो हमें शायद ब्यूरोक्रेसी की एक्सपीरियंसेस बाकी स्टेट से ज़्यादा है और इसलिए हमारी पेन भी ज़्यादा है। सत्संग के आज के हमारे इस एपिसोड में आप कहेंगे या हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे भाई जुनेद जी जो इस लाइन के एक्सपर्ट हैं और एक उनका एक कद है, आज हमने उनको इनविटेशन दिया था और वो आज हमारे साथ बैठे हैं और उनका स्वागत है। हमारी मंडली में रवीश, आशीष, अमन टाइगर एंड राजा भैया के साथ जुनेद जी बैठे हैं। एक्चुअली ये सत्संग एक फैमिली की तरह बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये सत्य संघ जो है शिवांग सत्य गुप्ता के संघ जैसे जैसे हमें चीज़ें सामने आती जा रही हैं हम कनेक्ट बढ़ाते जाएंगे और ऐसे ही प्रोफेशनल्स जो अपनी लाइन में एक आइडेंटिटी बना के एक लीडरशिप की रोल में काम कर रहे हैं वो हमें गाइड करते जाएंगे और हम इनके द्वारा जो आम लोगों के मसले उठाए जाते हैं उसमें थोड़ा सा चीज़ें ऐड करेंगे। तो जुनेद जी, हमारा ये छोटा सा प्रयास है मेरा, आपको पता है एजुकेशन के साथ मैं जुड़ा रहा, फिर छोटे मोटे अपने इंटरप्राइज भी किए, मीडिया के साथ भी रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि हम शाम को सब लोग बैठते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, इंपॉर्टेंट बातें भी करते हैं और काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो उसको एक फॉर्मलाइज तरीके से काम शुरू किया जाए और उसी से ये आइडिया प्रॉप अप हुआ। और खुशी की बात यह है कि काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं जो चीज़ें बात करने की इम्पोर्टेंस की हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते थे। वो कुछ दिनों से देख रहे थे कोचिंग सेंटर्स को लेकर एक नैरेटिव बनता जा रहा है, आपने भी देखा ही होगा। आज भी अभी की दुखदाई खबर पता लगी है कुछ घंटा पहले कि किसी बच्चे ने अपने आप को ख़राब कर दिया दिल्ली राजेंद्र नगर में ही। तो हम इसके ऊपर काफ़ी एनालिसिस करने के बाद बात कर रहे थे, बिंग मेरा भी यही लाइन है कि जैसे मोदी सरकार हमारी और एलजी सरकार बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट है, ये इन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स का हो पाकिस्तान के साथ जब हमारे प्रॉब्लम्स आए थे। लेकिन विद इन द कंट्री एजुकेशन को लेके मुझे लग रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे यूथ हैं, वो अगर अपने आप को ख़त्म ही कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा नेगेटिविज़म फैल चुका है और अप टू व्हाट लेवल कि जो लोग ब्यूरोक्रेसी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, वो कितने मेंटली मैच्योर होने चाहिए और वो इतने वीक हो चुके हैं। तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं पे जो आज सड़कों पे बच्चे बात कर रहे हैं, अपने टीचरों के बारे में वो बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसको ज़रा डिले नहीं करना चाहिए। जो आशीष हमने भी कल भी डिस्कस किया, जुनेद जी, राजा भाई आप भी देख रहे थे, वो चीज़ें वहीं पे जा रही हैं कि ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करेंगे कोशिश, इसको रेगुलराइज़ कर दो। किसको रेगुलराइज़ कर लो? ना सर्टिफिकेशन है ना क्वालिफिकेशन है, एक एग्ज़ाम की तैयारी है और उस एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए आपने बच्चों को फॉर्मल सेक्टर से बाहर ले आए। हम तो हैरान हो रहे हैं सुन के कि पता लग रहा है कोई डमी स्कूल नाम की भी चीज़ बन चुकी है कि आपका स्कूल है और आप स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम पास करने के लिए शॉर्टकट से जाना है और आपने कोई सिलेबस नहीं पढ़ना है, कोई लेबॉर्ट्रीज अटेंड नहीं करनी है, आपने स्कूल मैनेज कर लेना है और कोचिंग सेंटर ने आपको तैयार करना है और आपका पेपर कराना है और आपको डॉक्टर बना देना है, जेई का पेपर करा के, एडवांस का करा के, कुछ ऐसा नेक्सस, मैं इसको बोलूँगा नेक्सस, माफिया वर्ड नहीं हम बोलेंगे, नेक्सस। और अगर आज ईश्वर की तरफ से, ऊपर वाले की ताकत की वजह से चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं और वो जो 3 बच्चों की शहादत हुई है, चौथा जो आप सुना रहे हो या 5वां जो क्रंच लग के दिल्ली में हुआ, इसको समझने की ज़रूरत है। तो मोदी सरकार इस पे डिसीजन ले, कुछ महीनों के लिए यूपीएससी के कुछ एग्ज़ाम को डेफर कर दिया जाए, 6 महीने, जो मेजर एग्ज़ाम्स है जिनकी वजह से बच्चों के अंदर एक ईगरनेस पैदा होती है, और एक पॉलिसी पे काम कर लिया जाए कि ये बच्चे टैलेंटेड किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, और बैन कर दिया जाए प्राइवेट कोचिंग्स इन एनी शेप इन एनी मैनर।
एंड लेट दीज ऑल वर्क शुड बी डन विद इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर. हमारे पास स्कूल्स हैं 24-25 लाख प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिला के अप टू 10+2 लेवल. हमारे कॉलेजेस में मुझे लगता है थाउजेंड्स में ही होंगे पैन इंडिया. इसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है. यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं. लेट दीज पीपल प्रिपेयर देम. ये बच्चे अपने अपने एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ जाके ये लोग मेहनत करें, हार्डवर्क करें और यूपीएससी थोड़ा हॉल्ट कर ले अपॉइंटमेंट्स को, तो शायद हम लोग एक चेंज ला सकें. ठीक. लेकिन शिवांगी जी, एक जैसे आपने कहा कि जितने जो भी दिल्ली में हुआ कि बेसमेंट में क्लासें चल रही हैं, जम्मू में भी आप देख लें जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लोग पढ़ रहे हैं, सारा सिलसिला है. सवाल पैदा ये होता है कि आज जब पानी आया और पानी के कारण जो है 3-4 बच्चों की मौत हो गई, तो अब विलन हो गए सारे वो टीचर जो टीचर पढ़ाने वाले हैं. जिस वक्त आप एक दुकान पे जाते हैं, आपने पैसा खर्चना है, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आप खर्च रहे हैं, और आप सुन भी रहे हैं बच्चे बाज़ाब्ता अपने इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं 1.5 लाख हमने दिया. 1.5 लाख आपने दिया और 1.5 लाख देने के बाद आप बेसमेंट में चले गए पढ़ने के लिए. कंफर्टेबली आप पढ़ रहे थे. क्यों पढ़ रहे थे? आपने 1.5 लाख दिया है ना. यू डिजर्व बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज. अगर आपको फैसिलिटीज उस वक्त बेस्ट नजर आ रही थी, पानी आने के बाद आपको लग गया कि नहीं ये फैसिलिटी बेस्ट नहीं है, ये फैसिलिटी तो बहुत गलत है, ये आदमी पढ़ाने वाला भी बहुत गलत है, जो आदमी पढ़ा रहा है वो हमारे बीच में क्यों नहीं आया, वो यहाँ बैठा क्यों नहीं हमारे बीच में, उसको हमारे बीच में आकर बैठना चाहिए था. यानी आज आपका ग्रीवेंस ये नहीं है कि मैंने 1.5 लाख रुपया दिया और बेसमेंट में पढ़ने के लिए तैयार हुआ. जब आप दिल्ली जाते हैं, आप एक पेरेंट के तौर पर सोचिए, आप एक बाप हैं, आप गए और आपने देखा यार कोई, मतलब मैं भी जब किसी जगह जाता हूँ, मैं ओल्ड दिल्ली कभी नहीं ठहरता, मैं कभी कंजेस्टेड इलाके में नहीं ठहरता. मेरी अपनी तबीयत है. मैं ढूंढता हूँ कोई पॉश सा साफ़ सुथरा इलाका, ठीक है, और अगर मुझे 500 रुपया वहाँ फालतू भी खर्च करना पड़ेगा मैं वहाँ खर्चूंगा. मुझे अपने भाई को पढ़ाना है, मैं बहन को पढ़ाना है, मैं जाके पहले देखूंगा कि क्लासरूम कहाँ पर है, जगह कैसी है, और जब मुझे कमरा लेना होगा तो या मुझे रहने के लिए कोई बंदोबस्त करना होगा, तो मैं अपनी हिम्मत और अपने जो बच्चा है या जो मेरी बहन है या मेरा भाई है उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से सारी वो चीज़ें करूँगा. हम बेसिकली बन चुके हैं जानवर. भेड़ चाल हो गई है और सोशल मीडिया ने ऐसा कर दिया है कि हर बेवकूफ़ आदमी और हर अक्लमंद आदमी सोशल मीडिया के ऊपर है. बेवकूफ़ों की जमात ज़्यादा है, अक्लमंदों की जमात कम है. जिस समय आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, आंखें बंद करके गए थे, नशे में गए थे. चलिए आपकी आंखें बंद थी, आप नशे में थे, माँ बाप क्या कर रहे थे? उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि भाई बेसमेंट में बच्चे पढ़ेंगे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कंजेस्टेड एरिया है. और उसके बाद जब ये चैनल वाले जाते हैं, मैं और आप जब चले जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, मेरा और आपका लेना देना, मेरी और आपकी हमदर्दी उन बच्चों के साथ कतई नहीं होती. हमारी हमदर्दी होती है. एंड आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली कि कुछ एक चैनलों में मेरे दोस्त हैं, ख़ासतौर पे जो वेब पोर्टल्स ऑपरेट करते हैं, आप स्टोरी करके आते हैं ना, उनकी आंखों में कोई रिमोर्स नहीं होता, कोई दुख कोई तकलीफ उनको नहीं होती. वो सिर्फ अपने स्टाफ से नीचे पूछते हैं वीडियो कितनी वायरल हुई, मिलियन गई नहीं गई, 2 मिलियन गई, इसका ये वाला काटो, इसका ये वाला काटो, ये एंगल भी काटो, वो एंगल भी काटो. दैट मीन्स वी आर ऑल कमर्शियल. तो इसलिए जैसे आपने कहा कि आपकी चिंता कोचिंग इंस्टीट्यूटों को लेकर जायज़ है, मुतालबा भी आपका बिल्कुल जायज़ है. लेकिन जनाब, जब हम भेड़ बकरियां हो चुके हैं और हम भेड़ चाल का हिस्सा बन चुके हैं, हम सबको आईएएस अफसर बनना है. और आप एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ देखिए, आईएएस जितने भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं, सिविल सर्विस का इम्तिहान क्वालिफाई करते हैं, हम भी बड़े शौक से उनका इंटरव्यू करते हैं. ठीक है जी. इंटरव्यू के समय और इंटरव्यू से पहले शायरी भी बड़ी खूबसूरत करते हैं. वो बातें भी बहुत बड़ी बड़ी, कार्ल मार्क्स, प्लेटो और पता नहीं क्या क्या, और मतलब ऐसा फ़लसफ़ा आपको सुनाते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब जब ये कुर्सी पे बैठेंगे ये तो जन्नत बना देंगे, रिवोल्यूशनाइज कर देंगे. मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ. एक आईएएस अफसर है, इस वक्त एक ज़िले के कमिश्नर है. जिस दिन वो आईएएस बने तो मैंने अपना एक साथी भेजा, मैंने कहा इनका इंटरव्यू करके, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं. भाई साहब का इंटरव्यू हुआ. भाई साहब ने इंटरव्यू में कमाल की बातें कही. यार जनाब, उसने कहा क्रिटिसिज्म इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. जब तक आप हमें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तब तक हमको रात को नींद नहीं आएगी. जब भी आप किसी आईएएस ऑफिसर का नहीं, सिविल सर्वेंट जो भी बनता है उसका इंटरव्यू करते हैं, विनम्रतापूर्वक
सभी से आग्रह कि जो वो बोलें उन्हें काल्पनिक समझें कि ये काल्पनिक दृष्टिकोण से सारी बातें की जा रही हैं और उसको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और जब वो डीसी बन जाएं तो आप अपनी हद में रहें, आप उनको, उनकी पेशेंस को, उनकी उस आइडियोलॉजिकल लैंडस्केप को टेस्ट करने की कतई कोशिश न करें, क्योंकि वो वरना जैसे इजराइल आज हमले कर रहा है चारों तरफ, कभी लेबनान में, बैरूत में, कहीं यहाँ वहाँ, इस तरह के हमले चारों तरफ हो सकते हैं। इसलिए हमने जुनेद जी जो हमने ये शाम की जो हमने बातचीत शुरू की, बड़े उम्र हो गई 45 इयर्स की एज हमने ट्रैवल कर ली जम्मू में रहते हुए, तो सत्य संघ को हमने लाया कि हम सच की बात करेंगे और सत्यम शिवम सुंदरम, हिंदुस्तान के कल्चर में इसको बोला गया कि सत्य ही शिव है, ईश्वर का रूप है और सुंदर है। सत्य बुरसूरत हो नहीं सकता। जो आपने वो पॉइंट उठाया कि बच्चे जाते हैं, ये बड़ा आप जैसा एक सीनियर जर्नलिस्ट ही ऐसी बात कर सकता है। सच यही है कि भीड़ इकट्ठी होती है बट वो एक होप के साथ की जाती है। जैसे इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में हम ब्रह्म को मानते हैं, अरब में अल्लाह को मानते हैं, हर जगह एक सिमिलैरिटीज़ आपको देखेंगे पीक पे। वहाँ पे बीच के जो हमने अब देखा कल्चर आता है चमत्कार से, चमत्कार 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 पे एक आम आदमी अट्रैक्ट होता है, बाबा बन जाता है, बाबा जी उसकी लाइन लग जाती है, वो 200 बंदे स्टैम्पीड में मर जाते हैं। वही चमत्कार उसको किसी श्राइन में दिखता है, बच्चों को लेके पहुंचता है, 31 को 5 बच्चे स्टैम्पीड में मर जाते हैं। चमत्कार आम आदमी के लिए एक होप है। जब उसको चमत्कार दिखाए जाते हैं तो आम आदमी चलता है। तो वहाँ पे गीता में एक रेफरेंस आता है कि जो लोग खास है, जैसे आप है, आप जो करेंगे लोग उसको इमिटेट करेंगे। तो कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं जिस तरीके से तू एक खास इंसान है और तू कवट की तरह बिहेव कर रहा है, हथियार छोड़ रहा है, तो आम आदमी तुझे फॉलो करेंगे। तो तेरा काम है इस टाइम पे खड़े रहना ताकि आम आदमी तुझे कॉपी करे। तो वहाँ पे चमत्कार दिखाए गए। यूपीएससी को ग्लैमराइज, यूपीएससी नहीं, सिविल सर्विसेज को ग्लैमराइज किया गया हैवी लेवल पे, और उनको पता था हम कहाँ ले जा रहे हैं। ग्लैमर के अभी भी कर रहे हैं सर। अभी आप देखें लोगों की मैरिजेस तक तो यूट्यूब पे आप देखें, इंस्टाग्राम पे चलना शुरू हो गई, डिवोर्सेस के ऊपर मीम्स बनना शुरू हो गए उनके, वो डिवोर्स किससे ले रहे हैं, शादी किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें हुई। और आज हमारे बच्चे उनको देख के आए, स्टैम्पीड की तरह बाबा उन्हें मारे और बेसमेंटों में ये मार रहे हैं। और अगर आज हम चुप करके बैठेंगे तो शायद हमारा शाम का जो हमारा अपने आप को देखे हम फेस नहीं कर पा रहे। इसलिए मैंने एक अपनी तरफ से हमारा इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीलिंग द ट्रुथ्स, फाइंडिंग द ट्रुथ्स। किसी का हम नाम नहीं ले रहे, किसी को कुछ नहीं, फैक्ट्स ला रहे हैं, क्योंकि शायद जो लोग ऊपर बैठे हैं नीचे से जोर से आवाज मारेंगे, शायद सुन लें। लेकिन शिवांग जी, एक मज़ेदार बात इसमें यह है, हम 1947 तक अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और हमारे सिविल सर्वेंट इंग्लैंड से बनते थे जी। अंग्रेज़ी हुकूमत ग़ुलाम तैयार करती थी। और आप ये देखिए कि यहाँ पर हुकूमत को लगा कि चपरासी को चपरासी ना कहा जाए, चपरासी को बाइज्जत कर दिया जाए, तो कहा मल्टीटास्किंग स्टाफ। लेकिन सर्वेंट को भी पब्लिक सर्वेंट ही कहा जा रहा है कि आप जनता के गुलाम हैं। मगर इन गुलामों की मज़ेदार चीज़ देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल है, वो लंबी चौड़ी एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। नई दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में एक बड़ी बदनाम ज़माना सड़क है, ठीक है जी। उस बदनाम ज़माना सड़क के ऊपर चकले चलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन। अब आप वहाँ अगर किसी ऑटो रिक्शा वाले से बात करें तो वो बाज़ाब्ता आपको बता दें कि पहले वो सड़क के ऊपर होती थी, अब आलीशान सारा सिलसिला हो गया है। यही इतनी ही सच्चाई है कि अगर वाकई हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी सिविल सर्विस गुलामी की उस मानसिकता से आज़ाद हो गई होती और वो वाली ब्यूरोक्रेसी बन गई होती जो ब्यूरोक्रेसी चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी, जो ब्यूरोक्रेसी अपने ज़माने में अकबर के पास थी, जो ब्यूरोक्रेसी शिवाजी के पास थी, जो ब्यूरोक्रेसी अलग अलग वक्तों में चोला किंगडम के जो राजा महाराजा थे उनके पास थी। काश वो ब्यूरोक्रेसी होती जो अपने राजा के सामने उसके मुंह के ऊपर सच बोल देते कि मतलब राजा से ये पूछा, राजा कहता मैं कैसा लग रहा हूँ आज, तो दरबारी ये नहीं कहते थे कि जनाब बहुत सुंदर लग रहे हैं। कोई दरबारी बीच से क्या ही देता था कि जनाब थोड़ा आज, कल से आज थोड़ा सा कम आपका ग्लो है, वो ग्लो पे थोड़ा काम करें आप। ये मतलब उस वक्त का। आज जानते हैं हालत क्या है। आज आप दरबार में राजा हैं, राजा कह दे कि ये काला पर्दा है,
आप कस्में करेंगे, वो कहेंगे नहीं काला पर्दा है, काला ही पर्दा है, सफेद दिखेगा नहीं। और यहां तक इंतहा ये है कि हम विजुअल दिखा रहे हैं, सड़क पे दिखा रहे हैं विजुअल, 2 आंखों से आप देख रहे हैं कि जनाब सड़क के ऊपर ये है, ये है, ये है, और यकीन मानेंगे आप, उसका डिनायल आता है। एक अखबार के अंदर एक खबर आई कि जनाब एक तहसीलदार साहब ने यूं 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 किया, अखबार वाला सारे सबूत अखबार में पेश कर रहा है, उसका भी डिनायल आ गया, उसका भी रिबटल आ गया। तो जिस कोचिंग की आप बात कर रहे हैं, जिन गुरुओं को अलग अलग वेब पोर्टलों के ऊपर ग्लैमराइज किया जा रहा है, वो गुरु भी गुलाम ही पैदा कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वो गुरु जो हैं वो लिबरेटेड लोग पैदा नहीं और कर मुझे रहे। इतना दुख हुआ ये देख के, आप सबको होना चाहिए कि देश को चलाना है, गवर्नमेंट को सबसे टॉप पे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब हैं, फिर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उसके नीचे हमारा पूरा राज्यसभा लोकसभा के एमपीज हैं, मंत्रालय हैं, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन में ब्यूरोक्रेसी जो सिक्योर है। इन सबको जो इनपुट है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस से आ रहा है। और हम लोग जम्मू कश्मीर में इसको ज़्यादा इसलिए पेन फील कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रहा, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी, कि हमें कंटिन्यूस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स मिले नहीं। शेख साहब से लेके अगर आप पहुंचेंगे, लास्ट हमारे चीफ मिनिस्टर जो रहे सर्विंग एज मुफ्ती मैडम जो हमारे रहे लास्ट, हमें कंटिन्यूसली ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मिली। तो हमें शायद ब्यूरोक्रेसी की एक्सपीरियंसेस बाकी स्टेट से ज़्यादा है, और इसलिए हमारी पेन भी ज़्यादा है कि ब्यूरोक्रेसी को अगर चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर नहीं रखा जाए, उन जगहों पे जिन जगहों पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं है, तो वहाँ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पब्लिक इज वेरी इजी। बट आपकी जैसी कोचिंग पर बात थी ना, तो कोचिंग में ब्यूरोक्रेसी को ही आप देख रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रही है। आप यहाँ जम्मू कश्मीर में भी देखिए ना, बड़ा अजीब, मतलब लोगों, मैंने आपको बोला ना कि इस एक कसूर सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है, हम भी तो जानवर हैं ना जी। आप एक मिसाल लीजिए, सारे माँ बाप इकट्ठे होकर, माँ बाप तो बेचारे कम ही इकट्ठे होते हैं, मास्टर इकट्ठे हो रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया पर बाज़ हफ्ता कैंपेन चलवाते हैं, छुट्टी करवाओ। सर मैं ये हैरान हुआ, अरे आप सुने ना पूरी बात, छुट्टी करवाओ, छुट्टी की कैंपेन चल रही है, क्योंकि डमी स्कूल चलाने हैं ना उनको। ना जी छुट्टी की कैंपेन चल रही है, क्यों? गर्मी है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, छोटे बच्चे। फिर एक वीडियो भी आ रही है कि एक बच्ची सोई हुई है, उसको गर्मी लगी हुई है, सारा सिलसिला है। लेकिन उसके बाद अब इसी जम्मू शहर में गलियों में घूमिए, हर जगह गली में आपको मिलेगा LKG, UKG, नर्सरी, फर्स्ट एंड सेकंड ट्यूशन अवेलेबल। और यहां तक कि नर्सरी के बच्चे को भी माँ बाप एक ट्यूशन सेंटर में छोड़ कर आते हैं। फर्स्ट क्लास के, UKG क्लास के बच्चे को भी पढ़ाने के लिए एक बच्ची घर पे आ रही है। आप जहां भेज रहे हैं वहां आपका बच्चा कूलर में के नीचे पढ़ रहा है, वहां फैन के नीचे आपका बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि स्कूल नहीं जाना। फिर माँ बाप का भी आप हाल देखिए। आप जब स्कूल में 1.5 लाख रुपया फीस दे रहे हैं, तो आप जाइए ना स्कूल वालों से कहिए AC करिए बस अपनी, आपकी बस AC क्यों नहीं है, आपका हमारा बच्चा क्यों क्या कहते हैं AC के बगैर रहेगा। आपको शौक अगर है, आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल छोड़िए, स्कूल में तो तब भी आपको डिसिप्लिन में रहना, यूनिफॉर्म पहननी, वो मैंडेटरी है, दैट वी हैव आल्सो डन। माँ बाप की तो हालत ये हो चुकी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट विच इज अ प्योरली अ शॉप, कोचिंग इंस्टीट्यूट दुकान है, दुकान के अलावा उसका कोई स्टेटस नहीं है किसी, और कोई आपको एज ए स्कूल ओनर आपको 15 सर्टिफिकेटें देनी पड़ती है, उसके बाद जाकर आप स्कूल चला रहे हैं। कम से कम दिन में 10 बार आपकी नाक में धुआं देता है स्टूडेंट के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। एक सर्टिफिकेट आपके पास ना हो तो कल पुलिस वाला आके आपके स्कूल के ऊपर ताला लगा के चला जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज। इनको कोई, सर न्यूटन का सेब गिर रहा था ना, ग्रेविटी दिख नहीं रही थी। सुनो ना, अब बच्चा टाइम आ गया ग्रेविटी दिखाने का इनको। अब बच्चा जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, माँ बाप उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट में छोड़ने जाते हैं ना, तो बड़े अदब और बड़े प्यार के साथ उसको उनको बिठाया जाता है, कॉफ़ी चाय शाय ये वो, पैसा जो ही वो भरते हैं। उसके बाद नीचे जो बेचारा गार्ड खड़ा होता है ना, माँ बाप को पहले गार्ड से परमिशन लेनी पड़ती है ऊपर जाने के लिए, फिर वो अपने बच्चे से मिल नहीं सकते। फिर अब एक नया तमाशा शुरू हो गया है, बैग भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले देंगे, यूनिफॉर्म भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले देंगे, उसी यूनिफॉर्म में आना है, उस यूनिफॉर्म के अलावा आपको परमिशन नहीं है। और मैं भी आपको बताऊं कि हमारा हाल पत्रकारों का क्या है। हमें भी एक इंस्टीट्यूट वालों ने बुला लिया, जी आप आइए फलां फलां का बड़ा इंटरव्यू करना है, बड़ी सिफारिशें। तो हमने कहा चलिए जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए। बैठ गए माँ, सर आप एक काम कीजिए, आपने बाहर आना है, आपने बच्चों के ऊपर पहले कैमरा लगाना है। मैंने कहा अच्छा। फिर आपने क्या करना है कि हमारे टीचर ऐसे घूमेंगे। मैंने कहा अच्छा। कहते फिर हमारे टीचर अंदर आएंगे, फिर आपने वहाँ कैमरा लाना है। मैंने कहा आगे फिर मैंने क्या करना है।
फिर बच्चा बीच में बैठेगा, एक तरफ टीचर बैठेगा, बीच में आप बैठेंगे। स्क्रिप्ट पूरा दे दिया। हाँ, तो मैंने कहा फिर आगे क्या करना है? फिर आपने सर पहले टीचर से सवाल पूछना है, फिर आपने बच्चे से सवाल पूछना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अभी मैंने कहा लेट मी सी द एंटायर थिंग। उसके बाद जनाब क्या होता है कि मैंने कहा जी बच्चा कहाँ है? सर बच्चा अंदर ना यूनिफॉर्म पहन रहा है। मैंने कहा वो तो बेचारा बड़ा हैंडसम बन के आया बाहर से, यूनिफॉर्म क्यों पहन रहा है? कहता सर क्या करते हो, जब आपका कैमरा लगेगा लोगों को पता तो चलना चाहिए कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा है इसने। आई स्टूड अप एंड आई सेड ये जो आप कर रहे हो ना, ये दुकानदारी है, हमने अभी शुरू नहीं की, जब शुरू करेंगे आपके पास ज़रूर आएंगे। अब मुझे बताइए, आपके बच्चे के ऊपर आधे दिन का कंट्रोल स्कूल वालों का और बाकी दिन का कंट्रोल कोचिंग वालों का और शाम का कंट्रोल स्पोर्ट्स स्टेडियम वालों का, सब जगह आपका बच्चा जो है वो क्या कर रहा है जी? दबा हुआ है। दबा हुआ है। और वो एक सैद्धांतिक, वो जो सैद्धांतिक आदमी है, इसीलिए वही आदमी जो हमारे देश में, इंडिया में एक सिविल सर्वेंट बन के पूरी ज़िंदगी अपनी ख़त्म करता है एक सिस्टम के अंदर रहकर, वही जब अमेरिका जाता है तो कमला हैरिस बनता है, जो अब राष्ट्रपति, जाहिर सी बात है इस वक्त जो उनका पोल्स वोल्स आ रहे हैं, शी इज़ लाइकली टू बिकम दी नेक्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, पहली महिला औरत प्रेसिडेंट जो अमेरिका की, who has roots in और the- शायद ही कोई ऐसा इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा होगा जहां हम हिंदुस्तानी नहीं, लेकिन कौन से जो वक्त पर यहां से निकल गए। अब अगर मान लीजिए कमला हैरिस आज वापस आ जाए और वो कहे मुझे यहां चुनाव लड़ना है, पहला स्यापा तो उस बेचारे को यही डाल जाएगा, भाई तू अमेरिकन सिटीजन है, तू यहां करने क्या आई है, ठीक है, और उसके साथ और 4 परेशानियां आएंगी। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियंस, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम इन प्लेस। जनाब जब आप एक मिनट के लिए भी बच्चे को आज़ाद छोड़ ही नहीं रहे हैं, वो बेचारा स्कूल में भी गुलाम, वो बेचारा कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी गुलाम, हर जगह वो गुलामी कर रहा है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी देखिएगा आज, अब तो ये हो गया कि आप माइक जब बच्चे के सामने रखते हैं ना, कैन यू बिलीव वो सवाल का जवाब देने से पहले ही जानते हैं क्या पूछता है? सर मैं ज़रा अपने सर से पूछ लूँ। दैट इज़ द स्टेज वेयर वी हैव रीच्ड। दैट इज़ वाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव वर्चुअली बिकम गॉडफादर्स। सर जैसे ये विंडो को हम फॉर्मेट मार देते हैं ना रवीश, तो सारा बग खत्म, वायरस खत्म। दैट्स व्हाट वी आर प्लीडिंग टू गवर्नमेंट। आपसे भी प्लीड करेंगे कि आप भी जरा हमारी मदद करिए। रवीश तुम भी जरा इंटरनेट पे चलाओ कि मोदी जी नोटबंदी की थी देश के लिए, कोचिंग बंदी कर दीजिए। वंस दिस मैस इज क्लोज्ड कि nobody is authorized to go for any coaching until and unless he should not go for coaching because it is an unfair game. आपने एंट्रेंस टेस्ट लाए यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाद जो एग्जाम है, लेट द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस डज इट। अभी इसी के बीच में एक मुबारक वाली बात भी हुई थी कि कुछ दिनों पहले हमारे यूथ के लिए एक अच्छी न्यूज़ आई थी कि पुलिस जो है वो अपॉइंटमेंट्स करने वाली है JNK में बड़े लेवल पे 4-5 हज़ार बंदे की एडजस्टमेंट होगी। आपने भी उसके ऊपर बड़ा अच्छा लोगों को रिलीफ दिया कि अपील की LG सरकार को। हम भी अपील कर रहे हैं कि अगर एज रिलैक्सेशन के लिए कोई डिमांड है तो ज़रा कंसिडर किया जाए। और उसके ऊपर मैं ये देख रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि हमारे बच्चों को एक होप मिली, अब पोस्टें निकलेंगी तो हम उसमें अपने आप को एब्जॉर्व करेंगे। और ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि जो पुलिस हमारी ओवरबर्डन है, पुलिस स्टेशंस, वहाँ पे जब ये वर्क फोर्स जाएगी तो थोड़ा सा जो एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स है उसको थोड़ा रिलीफ करेगी। आपने सरकार की बात की है जी, क्योंकि मुझे याद आया कि सरकार ने भी हम पे मेहरबानी कर दी है इस मामले में। 19 जनवरी 2024 सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। सरकार ने कहा 16 साल मिनिमम एज सरकार ने रखी है स्टूडेंट्स को कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करने के लिए। यस। नंबर 2, एग्जॉर्बिटेंट फीस, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फीस मांग रहे हैं उस पर पेनल्टी है। फिर कहा है मेंटल वेलबींग और काउंसलिंग का मैकेनिज्म भी आपके यहाँ होना चाहिए। अब मसला ये है कि मैं और आप कल सुबह लालटेन लेके घूमते हैं तो कोई एक कहता कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर हमें कहीं मिले जहाँ कोई मेंटल वेलबींग के लिए कोई बाज़ाब्ता बच्चों के साथ बातचीत करने वाला कोई आदमी मिल जाए जो उनकी बात को समझे, उनके बिहेवियर को समझे, तो मुझे लगता है फिर इनकलाब आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि दिस ऑल वॉट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ, इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल। ठीक है जी, कोचिंग वाले भी हमको कंट्रोल करना चाहते हैं, पुलिस वाले भी हमको कंट्रोल करना चाहते हैं, ट्रैफिक वाले भी हमको कंट्रोल जैसे हम कहते हैं वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कंट्रोल करना चाहते हैं।
तो इसी चक्कर में वो कंट्रोल में कोई रहना नहीं चाहता है। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि जहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ताल्लुक है, जो आज हुआ है, उसके लिए जितना जिम्मेदार कोचिंग इंस्टीट्यूटों के मालिक हैं, उतना ही जिम्मेदार मैं और आप हैं, उतना ही जिम्मेदार वो बच्चे हैं जो आज सजग हो गए हैं, जो आज अचानक जाग गए हैं, जिन्होंने धरने देने शुरू कर दिए। धरने पे क्या बोल रहे हैं, फलाना सर यहाँ क्यों नहीं आ रहा, फलाना सर यहाँ क्यों नहीं आ रहा। भैया तुम कल आईएएस अफसर बनने वाले हो और तुम भेड़ बकरियों की तरह बेसमेंट में पढ़ रहे थे, और तुमको अचानक जब पानी अंदर आया उस दिन तुम्हारे अंदर जिज्ञासा जागी कि ये तो बेसमेंट है, यहाँ तो पानी अंदर आ गया। मतलब नोबडी, और आप शायद वो ट्रिगर चाहिए होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जो चमत्कार की जो बात है कि इन लोगों ने कुछ साल पहले 90s के पहले ये कल्चर था नहीं, इन्होंने चमत्कार से शुरू किया। चमत्कार दिखाते 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 एक जादूगर मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, कि एक बाबा जी होते हैं, उसके पहले एक जादूगर को हायर किया जाता है और जादूगर जादू दिखा के उससे बड़ा बाबा जी बन जाता है। तो कोचिंग सेंटर्स ने भी एक मौका का फायदा उठाया कि भीड़ बढ़ रही है और एक आध टीचर को एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, और उसके एक आज ये एक ऐसा नेक्सस बन चुका है जिसके बारे में अगर गवर्नमेंट्स ने डिसीजन नहीं लिया और हम जैसे लोगों ने अगर बात नहीं उठाई तो ये चीज़ें आगे चल के हमें गिल्ट होगा। तो वी आर वेरी क्लियर। सत्संग में हमने आपसे जो आपने राय दी, कॉन्स्टेबल्स की अगर बात करेंगे तो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको गवर्नमेंट के आगे प्लीड किया। हम सब बैठ के एलजी सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब जो लोग उम्मीद पे बैठे थे कि हमें जॉब्स मिल जाएंगी, कृपा करके आप इतने बड़े रिवोल्यूशनरी स्टेप जेएंडके में ले रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके, आप एज रिलैक्सेशन को कंसीडर करिए। आज वो साथी हमारे कुछ पॉलिटिकल लोगों के पास भी गए थे, हमें भी किसी ने मैसेज भेजा भाई आप सत्संग कर रहे हैं तो इसमें ये मुद्दा उठाइए। तो हमने रिक्वेस्ट ही करनी है कि एलजी साहब, लोग चाहते हैं लोग बच्चे एम्प्लॉयड हो जाएं और दे वांट टू सर्व द कंट्री बाय रिस्किंग देयर लाइफ, क्योंकि पुलिस में जाने का मतलब होता है लाइफ को अपने देश के प्रति रिस्क नहीं करना, समर्पित करना। और उसके बदले में अगर वो आपसे एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं तो जहाँ पे आपने इतनी क्राइटेरिया बनाए, मैं देख रहा था कि अब हमारे जो जॉब्स हैं उसमें कोई 12 कैटेगरीज हैं रिजर्वेशंस की, तो उसमें एक और कर लीजिए कि एज रिलैक्सेशन भी हमने कंसीडर कर दी है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जो बच्चों का ये कहना है कि रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो उन बच्चों के 7-8 हाँ, अब मुझे को एक और आइडिया आ गया। आशीष तूने बात की रंजन जी, हम लोग टीचर्स हैं लेकिन मैं अपने आप को इससे पीछे खींचूंगा। आई फॉट अ लोनली बैटल विद द कोचिंग सेंटर सिंस आई एम बोर्न इन दिस सेक्टर। स्कूलिंग में 96 में मैंने पहली बार स्कूल को अपने फादर के जाने के बाद टेकअप किया, और 96 में हमने अपने टीचरों को बोला भैया हम आपको 800-900 रुपये तनख्वाह दे पाएंगे, 1500 कर देता हूँ, ट्यूशन बंद कर दो। और वहाँ से लेकर आज तक हम आज भी फाइट कर रहे हैं। और इट इज़ माई पेन, इट्स माई पेन कि जितना हमने प्रोसेसेस को रिफाइन करके पेश किया, अगर उस प्रोसेसेस को आज मुझे गवर्नमेंट बोले कि शिवांग जी सेंडर कर दो, मैं सारा प्रोसेस सेंडर करने को तैयार हूँ। कोचिंग्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रॉब्लमें कम हो जाएंगी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी होगी एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि उनका रुझान मैकेंजी की तरफ है, उनका रुझान डेलाइट की तरफ है, उनका रुझान कोई बाहर से आए हुए किसी कंसल्टेंसी की तरफ है। जब वो सजेशन देगी शायद वो सुनी जाएगी। तो हमने कहा पब्लिक में ले आते हैं, शायद कोई मैकेंजी सुन रही हो, हमें फटाफट 2-4 टाइप करे और भेजे और हमारा काम हो जाए। जैसे अभी कांस्टेबल्स की तैयारी शुरू हो जाएगी, हज़ारों बच्चे शुरू हो जाएंगे कोचिंग के पीछे भागना। एक एलजी सरकार और मेहरबानी करे, हमारे प्राइम लोकेशनों पर स्कूल्स हैं, सिलेबस ये 10+2 का ही है, पीएससी के लिए ग्रेजुएशन का ही है, प्रोफेसर्स हैं। एलजी सरकार अपने लेवल पे इन सब बच्चों को एनरोल करे तैयारी के लिए। किन स्कूलों में? सरकारी, हाँ, या कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूल्स में, और इनको बोले कि आप वहां चले जाओ, सिलेबसेस आर देयर। क्योंकि बहुत फंड्स है, अगर 90 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी खर्च कर सकती है एक ऐसी रोड पे जो 6 महीने में खत्म हो गई है, तो ये तो पीनट्स है। इन बच्चों की तैयारी भी गवर्नमेंट बोले कि अगर आपने नहीं की है हम कराते हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में आप नहीं जाएंगे, वो बैन है, वो टोटली बैन है। तो मुझे लगता है एक रिलीफ मिलेगा लोगों को। लेकिन जहाँ तक सरकारी स्कूलों का ताल्लुक है, सरकारी मास्टरों के ऊपर आप इतना बर्डन डाल रहे हैं और सरकारी मास्टरों की थोड़ी सिचुएशन ख़राब है। वो सिचुएशन इसलिए ख़राब है कि लगभग सारे सरकारी स्कूलों के मास्टर, टीचर, लेक्चरर अपने बच्चों को अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूटों में डालते हैं ताकि वो वहाँ पढ़ें, अच्छे स्कूलों में डालते हैं ताकि वो वहाँ पढ़ें। अब एक सरकारी स्कूल के लेक्चरर को छोड़िए, निचले क्रम पर काम करने वाले टीचर और मास्टर को भी यकीन नहीं कि मेरा कलीग ठीक पढ़ाता है स्कूल में। वो कहता नहीं इधर नहीं पढ़ाना मैंने, इस स्कूल में तो मैंने पढ़ाना ही नहीं। एनवायरनमेंट चाहिए मुझे बच्चे के लिए। अच्छा क्या एनवायरनमेंट चाहिए? प्राइवेट स्कूल का एनवायरनमेंट चाहिए।
सर मैं प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ, बट मुझे अगर आप बोलोगे ना बेस्ट इन्वायरमेंट सिटी में किन स्कूल का, रणवीर का। वैन यू एंटर रणवीर एक पॉजिटिव वाइब आती है। उसका जो आर्किटेक्चर है, जो उसकी ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट है, उस टाइम के आर्किटेक्ट शायद कहीं खास लोग होंगे। सिंपल सा पक्का ऑन कर दो, आपको इसी जितनी ठंड लगती है आज भी रणवीर के अंदर। तो ऐसा है कि देखें हम लोग, आप क्रिटिकल जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं, आप तो डेफिनेटली बिल्कुल ही सीधी बात करेंगे। आई बिलोंग टू अ सेक्टर जहाँ हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो मेरी एक विशफुल थिंकिंग है ये कि अगर एलजी सरकार इन बच्चों के लिए 5-10 सेंटर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी खोल दे और अपने ही स्कूलों के टीचरों को ले पढ़ाओ। लेकिन अगर शिवांग जी मुझे एक चीज़ बताइए, चाइना ने साल 2021 में, क्योंकि हमने मुकाबला चाइना के साथ करना है, हम तीसरे पर है, वो पहले पर है या दूसरे पायदान पर, ऐसा ही कुछ है। अगर हमारा मुकाबला चाइना के साथ है तो चाइना के जी जिनपिंग ने साल 2021 में एक ऐलान किया का कोचिंग बंद, एकदम सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उसने बंद करा दिए। अच्छा, चाइना में ये कल्चर था? नहीं, वहाँ कोचिंग बाज़ाब्ता और वहाँ इन पर्सन ट्यूटरिंग होती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं मिलेंगे लेकिन घर जाकर आप पढ़ा। उसने कहा भाई बंद करो ये सारा। जानते वहाँ क्या शुरू हो गया? जो हमारे यहाँ होता कि गुजरात में आपने शराब बैन कर दी, लोगों ने अंडरग्राउंड कर दी। अच्छा, वहाँ पे ब्लैक में फिर कोचिंग शुरू हो गई। अब ब्लैक में कोचिंग और महंगी होगी। लेकिन उसका जो डिसीजन था दैट वाज नॉट बेस्ड, और वो बड़ा लॉजिकल डिसीजन था जो हमें भी, जिस पर हमारी सरकार को भी सोचना। उसने कहा भाई अगर हम कोचिंग बंद कर देंगे, सारे बच्चे अपने अपने घर में पढ़ेंगे, जब इम्तिहान देने आएंगे तो सबका लेवल एक जैसा होगा ना। Yes. कोई कम पढ़ा लिखा होगा, कोई This is what we said in last episode. अब हमारे यहाँ क्या होता है जी, ये जो मेडिकल का एग्जाम है ये फार्मूला बेस्ड है। क्या फार्मूला कैसे करना है ये सिर्फ हमें पता है, गुरुओं को पता है। और बड़ी हैरानगी की बात होती है, कहते हैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे कोई पढ़ाता ही नहीं। अगर मेरे स्कूल में 9 टीचर्स हैं ना, 9 केमिस्ट्री टीचर है, मैं एक एक करके बात करता हूँ, सर जो मैंने पढ़ाया, मैंने कहा भाई साहब 12वीं की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, 12वीं की, वो भी 150 साल पुरानी। आपसे ज्यादा नॉलेज शायद एमएससी में जो सिंपल टीचर हमारे नेट क्वालिफाइड करके उनको पता होगा, बट आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हो जिसको ये भी नहीं पता है, तो आप उसको एक जिसको ना कमरे में बैठ के बता देंगे। तो आज जो ये आज हम देख रहे हैं माहौल, तो बैन कोचिंग्स की कैंपेन में हमें एक और हमारे साथी जुड़ गए। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आप मुझे वोट करो इस बात के लिए, मैंने कह रहा हूँ बैन कोचिंग, मैं कह भी नहीं रहा हूँ, हमने कल अपील की, आप भी को हम तो अपील कर रहे हैं। मैंने अगर बैन कोचिंग कहा तो मेरे पत्रकार को 10 साथी तो सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे होते हैं। वो तो ये तक बताते हैं कि जनाब यहाँ बड़ा अच्छा। और आपको एक बात मैं बताऊंगा, बी शॉक टू हेयर। एक बच्ची किश्तवाड़ से मेरे पास आई, बहुत गरीब घर की बच्ची। उसने मुझे कहा जी कि मैंने कोचिंग करनी है, किसी एक इंस्टीट्यूट का नाम लिया, आई वोंट नेम दैट। मैं जी कितनी कोचिंग फीस है? कहती 1.5 लाख। मैंने कहा आपने 1.5 लाख रुपया कोचिंग के लिए फीस देनी है? डोडा में एक हमारे जान पहचान के एक आदमी है, उनकी बेटी कोचिंग कर रही है यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट में। मैंने कहा तुमने फीस कितनी भरी? कहता 1,80,000 रुपया फीस भरी। सच है सर, ये वही गरीब आदमी जो गरीब है, ठीक है जी, वो गरीब आदमी क्या चाहता है जी, मेरी बच्ची कोचिंग करनी चाहिए। द मोमेंट हमारी सरकार ऐसे फैसले नहीं ले सकती, नहीं है सक्षम ये फैसले लेने में। ये सरकार फिलहाल दूसरे तरह के फैसले लेगी। इनको शादियां रोकनी है, इनको मंदिर मस्जिद का चक्कर है, इनकी परेशानियां बखरी हैं। इनकी परेशानियां ये नहीं हैं जो हमारी प्रैक्टिकल परेशानियां हैं कि आज आप जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयबल टेक्नीशियंस ढूंढते हो, नहीं है। एंड डू यू नो वन मोर थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज टेकअप किया है चाइना के साथ कि जनाब अडानी साहब कहीं कोई अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, उनको वहां पर चाइनीज वर्कफोर्स चाहिए। आपको पता चाइनीज वर्कफोर्स के लिए ईज की जा रही हैं कंडीशंस कुछ, जिससे चाइनीज वर्कफोर्स आप जो है आपकी यहाँ आए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी सीरियसली सोच रही है कि हम शुरू करें, क्या कहते हैं, चाइना के साथ अपने टेक्नीशियन इंपोर्ट करना। अब इसका मतलब क्या हो गया जनाब? इसका मतलब और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हम जो तैयार कर रहे हैं पढ़ाकू तैयार। अब आप जम्मू कश्मीर की मिसाल ले लीजिए, आप अपने घर में बुलाइए, आपका प्लम्बर कौन है, आपका कारपेंटर कौन है, आपका टेक्नीशियन कौन है, आपका सब कुछ सारे काम कौन करता है? कैमरामैन तो भाई हमारा जम्मू का होगा। अब तो हालात यहाँ ये पहुंच चुके हैं, 15-20 लोग वो भी घूम रहे हैं जो क्या कहते हैं यूपी बिहार और बाकी स्टेटों से, वो हमारे यहाँ क्या कहते हैं मीडिया का काम भी अच्छा खासा संभाल रहे हैं। सो वर्चुअली एवरीथिंग इज गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल जिनके पास स्किल है। आपका स्किल्ड लेबर है नहीं। आप अब कठुआ में आप देख लीजिए, कठुआ में तोड़फोड़ हो गई, हम अपने कैमरे लेकर वहां पहुंच गए, कार्टन मिल के बाहर हम ढूंढ रहे हैं कुछ जम्मू का मिले, डोगरी में उससे कोई बात करे, वो जम्मू का मिले ही कोई नहीं। हमने कहा ये कठुआ के बीचों बीच है,
एक यहाँ पे क्या कहते हैं फैक्ट्री चल रही है और इस फैक्ट्री में सारी लेबर जो है वो कहाँ की है, वो जम्मू की आउटसाइड की है। लोकल तो इसका मतलब व्हाट आर यू प्रोड्यूसिंग, यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस पीपल जो जिनके पास स्किल हो। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब साफ तौर पर ये होगा कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको सूट करता है, आप कोई इंस्टीट्यूट बंद नहीं करेंगे, आप इस रॉट को ऐसे ही चलने देंगे, क्योंकि जिस दिन आपने बंद किया ना उस दिन जानते होगा क्या, रियल टाइम में आपको असेसमेंट हो जाएगी कि ये बच्चा काबिल है भी या ये काबिल नहीं है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना क्लास में, सब बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, जो सब ने पढ़ा वो सब ने पढ़ा, उसमें से फिर एक नूरे नजर निकल आएगा और वही डिजर्व करता है टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम अ टू डॉक्टर, बिकम अ इंजीनियर, टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। और अगर ये चीज़ नहीं करेंगे और इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो शायद हम अपने आप को गिल्ट फील करेंगे। तो आज जुनैद जी ने तो बिल्कुल हम तो नॉन प्रोफेशनल तरीके से सत्संग कर रहे थे, आज जुनैद जी ने आके उसके अंदर एक प्रोफेशनल टिंच डाला। वी आर सो थैंकफुल टू जुनैद जी। मैंने प्रोफेशनल कोई बात नहीं की यहाँ पर, नहीं मतलब आपने देखा, देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि जब आपने कहा ना प्रोफेशनल, मैं कहा ये भी कोई खतरे के निशान के ऊपर है। मैं आपको आखिर में जुनैद जी ने आज इशारों में एक बात और बोल दी है जो शायद उन्हीं को पता है, कोई समझ ना पाया होगा यहाँ पे। उन्होंने स्किल इंडिया मूवमेंट को फेल करवा दिया यहाँ पे आज। वो फेल हो चुका है आशीष। हाँ वही दैट इज द बिगेस्ट स्कैम। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन इसको आप धीमी आवाज में बोलें, ठीक रहता है, हालात ठीक नहीं है। देखिए ये है सत्संग। अब मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, अम्यूजमेंट की बात भी है। पहले तो हम श्रद्धांजलि देते हैं उन सब बच्चों को, ईश्वर परमात्मा बच्चों को सद्बुद्धि दे, मेरी बात उन तक पहुंचाए ईश्वर कि बच्चों लाइफ इज़ बिगर देन व्हाट यू आर थिंकिंग, यूपीएससी इज़ नॉट द एंड। यूपीएससी एक फोरम है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। आप अगर देश की सेवा करना चाहते हैं, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। राजा भाई आप इसमें मेरे साथ अक्सर डिस्कस होता है जुनैद जी। हम सब लोग सोल्यूशन फाइंडर्स हैं। मैंने एक मोटी कैलकुलेशन की कि हमारे इंडिया में सिविल सर्वेंट्स को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपनी स्टेट के अपने पीसीएस होते हैं, जैसे जेकेएस है हमारा, और उसके बाद वो प्रमोट होकर सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं। बट एक लार्जर प्रोटेक्स में मैं देख रहा था, हम अपने कॉरपोरेटर्स हैं, हमारे पास पंच है, सरपंच है, हमारे पास एमएलएज हैं, एमपीज हैं, पटवारी हैं, मतलब लैडर है पूरी। अगर आप सर्वे करना चाहते हैं तो आप अपने छोटे से इलाके में पंच बन जाइए, वहाँ से मेहनत करके आप सरपंच बनिए, वहाँ से आप उसके आगे आगे लेस्ट लेवल पे पहुँचिए, यू बिकम अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। आप कॉर्पोरेटर बनिए, शहर में है। शिवांग जी आपकी बात कटती है, बड़ा कहते हैं ना सच जब इंसान बोलना चाहता है तो लोग बड़े दुखी होते हैं। आप मानेंगे एक बच्चा किसी एक विभाग में कर्मचारी हुआ तो उसके पिताजी से मेरी बात हुई, तो कहता है यार 15-20 लाख रुपया लगा लिया उन्होंने लड़के के ऊपर अभी तक। मैंने कहा कैसे? कहता कोचिंग शोचिंग ये वो सारा अब लग गया है। कहता रिकवरी होने में भी 4-5 साल लग ही जाएंगे। मतलब दिस इज द माइंडसेट। मैंने कहा ये कौन सी रिकवरी? कहता कोई नहीं रिकवरी, क्या ही। आप सिस्टम को जो लोग इस वक्त दे रहे हैं, आप सिस्टम को वो लोग नहीं दे रहे हैं जिनके मन में ये हो कि हमको सिस्टम को बेहतर करना है। सिस्टम में लोग नए आ रहे हैं, सिस्टम वही पुराना सड़ा गला है। बसंत रथ साहब यहाँ आईजी ट्रैफिक लगे, रथ साहब रोज कोई तमाशा करते थे, कभी कहीं आग लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मीडिया हीरो बना रहा है। अब बसंत रथ साहब ने काल कर दिया, ट्रैफिक रोक दिए, कर दिया, वो कर दिया। बट मैं कंसिस्टेंटली एक बात बोल रहा था कि ये हीरोइक से कुछ नहीं होगा, आप सिस्टम को अंदर से करेक्ट करना शुरू करो। ही डिडंट डू इट, ही कुड नॉट डू इट। रिजल्टेंटली बसंत रथ के टाइम में थोड़ा ट्रैफिक ठीक चला, वो बाहर गए, ट्रैफिक फिर वैसे की वैसी हो गई। इसका मतलब ये है जो भी आदमी सिस्टम में आ रहा है, वो सिस्टम में जो सिस्टम जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चला रहा है। और वो या तो ऐसे लोग आ रहे हैं जो कहते हैं रातों रात सब बदल देंगे, लेकिन उसमें सिस्टम नहीं बदलता, उसमें सिर्फ थोड़ी सी व्यवस्था बदल जाती है, यानी थोड़ा मेकअप आपका चेंज हो जाता है। मतलब यूँ समझ लीजिए एक आदमी बेचारा बीमार है, बहुत खतरनाक, लेकिन आपको उसको कैमरे के ऊपर दिखाना, ये भाई साहब आते हैं कहते हैं इसको कैमरे के ऊपर दिखाना, थोड़ा सजाओ, थोड़ा मेकअप करो इसका, अच्छा मेकअप से वो अच्छा दिख गया, सुबह उसको फ़ोन आने लग जाते हैं कि जनाब तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, तुम तो बड़े कमाल आदमी लग रहे हो। वो कह रहा है यार मैं बेड पे पड़ा हुआ मर रहा हूँ, तुम्हें कहाँ से लग गया मैं कमाल का आदमी हूँ? वो कहता कैमरे में तो दिख रहा है। तो ये बेसिकली रियलिटी है हमारी। अगर हम सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे होते सारे, जैसे मैंने आपको एज अ जर्नलिस्ट, वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, हम पवे का रेट, आप क्रेडिट, हम पवे का रेट बता रहे लोग। आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा जुनैद जी। स्टेट लाइन ने
बड़ा ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया, और आपके द्वारा तैयार किए हुए लोग आज इंटरनेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग ऑफ योर काउंटर पार्ट. नो, शी इज़ इन अ वेरी गुड प्लेस. तो वहाँ पे अगर वो बैठे हैं तो ये कंट्रीब्यूशन ही है ना. यू हैव गिवन अ रिसोर्स टू द वर्ल्ड who talks about the actual situation of Jammu and Kashmir, and this is ये कहते हैं ना, क्या कंट्रीब्यूट किया उन्हें, चिराग जला दिया जी, तो रोशनी तो होगी. तो इसी तरह आज हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं. लेकिन इसमें बड़ा बड़ा दुख है. दुख ये है, कहते हैं वो कह गए राम सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा. आप व्यवस्थाओं को देखें तो व्यवस्थाओं को देखकर आपको ये पता चलता है कि हम दाना दुन का ही चुग रहे हैं. हमें जब हम स्ट्रेट लाइन को चलाते हैं तो कुछ एक असूल हैं जिन पर हम अड़िग हैं कि भाई नहीं चलाना है इस तरह. आज एक किसी भाई साहब को फ़ोन आ गया. भाई साहब कह रहे हैं कि सर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बोल रहा हूँ. मैंने कहा जी बोलिए. कहते सर ऐसा है कि हमने कुछ इंटरव्यूज़ कराने हैं तो हम आपको इतने पैसे देंगे तो ये सवालों की लिस्ट भी आपको पकड़ाएंगे, बस आपने वो सवाल उसी तरीके से पूछने हैं. मैंने कहा यार दुकान नहीं खोली अभी थोड़ी व्यवस्थाएं ख़राब ज़रूर है व्यवस्था, लेकिन इतनी ख़राब व्यवस्था नहीं हुई है कि अभी दुकान खोल लूँ मैं. जब दुकान खोलेंगे तो आपको आमंत्रण ज़रूर देंगे. सो पॉइंट इज़ कि जब आप क्वालिटी जर्नलिज्म करने निकलते हैं और आप कोशिश करते हैं कि कुछ हम तब्दील करके या कुछ हम बदल के करें, तो फिर आप जर्नलिज्म में सिर्फ कर्जदार हो सकते हैं, आप सरमायादार नहीं हो सकते. पूरी ज़िंदगी आप कर्जदार ही होंगे, सरमायादार कभी नहीं. अजनय जी, आपने जो वर्ड बोला ना सरमायादार, मेरे स्वर्गवासी पिताजी ना अक्सर बोलते थे. मैं कोई बात बोलता था ना कभी छोटे, मैं बड़ा थोड़ी देर उनके साथ रहा, कहते हैं यार सरमायादार होते हैं. ऐसा लगता है ना सरमायादार बोलना ना एक अपशब्द होता है, ये हमें बोलना नहीं है. तो मुझे भी कभी मौका मिला तो मैंने एक 3-4 पॉइंट्स पे बात की. जो आपने कहा दाना हंस चुगेगा दाना दुन का कौवा मोती खाएगा. इसका मैं एक जवाब दूंगा. आप सब इस पे खुश भी होंगे कि सर आप ठीक बात करते हो, बिकॉज आई एम बेसिकली ए मोटिवेटर एंड ए टीचर. मैं अपने लिए भी मोटिवेशन देता हूँ. गाय घास खाए, गाय गुड़ खाए, देती दूध है. बिल्कुल. हंस अगर दाना भी खाएगा ना तो मोती ही देगा. हंस आपको और कुछ नहीं दे सकता. तो अगर आप दे रहे हैं जिस तरीके से, तो इस पर मुझे एक और चीज़ याद है. इस पर मुझे मेंढक याद आ गया. एक भाई साहब हैं हमारे, बड़े श्रद्धावान आदमी हैं, बड़े कमाल के आदमी हैं, कमाल की पत्रकारिता करते हैं, बड़ा अद्भुत पत्रकारिता करते हैं, अद्भुत. मतलब जहाँ आप नहीं पहुँचेंगे वहाँ वो पहुँच जाते हैं. तो कोई एक आदि हमने स्टोरी की और उसमें हमने कुछ तथ्य उनके उभारे और थोड़ा उधेड़ा. तो उधड़ने की वजह से बेचारे परेशान हो गए. तो उन्होंने कहा जी ये बरसात में मेंढक बाहर निकल आते हैं और इन बरसात की मेंढकों को आपने देखना नहीं है, आपने मुझे देखना है. ठीक. तो फिर मैं कहीं जा रहा था तो मेंढक की मैंने आवाज़ सुनी. तो मेरे साथ सुरेंद्र सागर जी मेरे सीनियर पत्रकार करते हैं, वो भी बेचारे जले बुने हुए आदमी हैं. वो भी पत्रकारिता के चक्कर में है, अभी तक पत्रकारिता के चक्कर में है. तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा सर ये मेंढक किया. कहता मेंढक बड़ा शुभ है. मैं जी क्यों? कहता जिसके घर के, और ये मान्यता है कोई कि जिसके घर के दरवाजे पे मेंढक आ गया, इसका मतलब वो कोई खुशी की खबर लेकर आ गया. हमें संतुष्टि हो गई कि अगर हम भाई साहब ने हमें बिल्कुल ठीक पहचाना है कि जहाँ जाएंगे खुशी लेके जाएंगे, में भी आप खुशी लेके आएंगे, सड़ेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे. और वो जो कहते हैं मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, खिज़ां के बाद का मौसम बाहर होता है. वो तो है ही है. तो जुनेद जी, आज की हमारी सत्संग को आपने 4 चांद लगा दिए. मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर करे कि ये जो मेरी शुरुआत है ये हमेशा चलती रहे, सत्य का संग बना रहे. हम लोग हर कौम के, हर फ़िरके के, हर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला के एक मौका दें कि सत्संग किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, ऊंच नीच का नहीं है. ये सब प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हो, हमसे प्यार करते हैं. हम लोग मिलें जुलें और वो मुद्दों पे बात करें, नॉन ऐसे तरह हंसी मजाक में बात कर लें जो मुद्दे दिल को चुभ रहे हैं. जम्मू कश्मीर इज़ अ ब्लेस्ड प्लेस एंड हम चाहते हैं कि अगर हमें ईश्वर ने यहाँ पैदा किया तो हम ईश्वर को जब जान दें और ऊपर जाके बोले सर हमने कुछ ठीक किया. आज बख्शी साहब की आत्मा को सुकून मिलता होगा. कोई कुछ भी कहे, हिस्ट्री खंगाली मैंने, पॉलिटिकली उनको क्या कहा जाता है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो डेवलपमेंट पहलगाम में आज हम देखते हैं
गुलमर्ग में देखते हैं, पटी टॉप में देखते हैं, बख्शी नगर देखते हैं, राजबाग देखते हैं या रेजेंसी रोड्स देखते हैं, कि उसी टर्नओवर में हुई हैं जम्मू कश्मीर में, जो आज खूबसूरती हैं, खूबसूरत जगहें हैं वो जम्मू कश्मीर की। और आज जब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे सोनमर्ग में आपको ढूंढना पड़ रहा है लिदर किधर है, तो ये दुख होता है देख के कि हम लोग जो सेंसिटिव होने चाहिए थे टुवर्ड्स अवर फ्लोरा एंड फोना, हम लोग किन पॉलिटिकल मसलों में पड़ गए और हम लोगों ने अपना कंसंट्रेशन ब्रेक कर दिया। तो मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे ऐसी सरकार है कि अगर मैं बैन की अपील करूंगा तो शायद एलजी साहब जो है उसको देखें कि मैं यहाँ से कुछ कंट्रीब्यूट करके जाऊँ, कि एजुकेशन स्ट्रक्चर को ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे 34,000 बच्चे ने नीट का पेपर दिया, 900 सीट है जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में, 34,000। तो आप मान के चलें कि 33,000 बच्चा दुखी होकर घर गया, डिप्रेस्ड हुआ, फिर उसके फादर मदर ने उसको हैंडल करना पड़ा। इसी तरह यूपीएससी में 200-250-300 सीटें पब्लिश होती हैं, 12-12, 15-15 लाख आपने लाइन में खड़ा कर दिया। तो राजे का काम होता है, आज की तो राजा यही लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो कल चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, गवर्नर साहब हैं, कि आप देखें आम आदमी की पेन क्या है। और हमारा काम होता है, आप तो बड़े अच्छे लेवल पे करते हैं कि जो पेन हमें हो रही है रिफाइंड तरीके से बचाए। अब ये हंसी की बात बताता हूँ, जो आपने बोली कि राजा के क्या नुक्स निकालने, एक बड़ी पॉपुलर स्टोरी चलती है। ये हमारे जिनको हम फिलोसफिकली देखते हैं, तो एक बार क्या, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, ये बेशक मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट की स्टोरी है, उसका उसके करेक्टर लगे। स्टोरी है राजा भैया कि एक राजा बहुत बड़ा हो गया। राजा से वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एलजी साहब, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्यूरोक्रेसी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज इन अ चेयर या एक ग्रुप ऑफ पर्सन, जब उनको लगता है वी आर राइट। तो एक राजा बहुत बड़ा हो गया उस एरिया में, इतना बड़ा हो गया कि वो कहने लगा मुझे कुछ खास बताओ, मुझे लिए कोई ऐसा कपड़ा लाओ जो आज तक किसी ने नहीं पहना हो, आई वॉन्ट टू वेयर द बेस्ट क्लोथ्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसने अपने जो था रॉयल कपड़े वाले दर्जी को बुलाया कि भैया तुझे देवताओं के कपड़े ला के देने हैं मुझे, जो देवता पहनते हैं, नहीं तो पता अगले दिन तेरी मैंने हाथ काट देने हैं। अब वो देवताओं के कपड़े लेने चल पड़ा। छोटी बच्ची थी उसकी, रात को आया, बेटी को कहने लगा भैया आखिरी दिन है मेरी रात, आई एम गोइंग टू गाइड टुमारो, मैं ऐसे कौन से कपड़े लाऊं जो देवताओं ने पहने हो, नहीं तो राजा मार देगा। तो उसकी बेटी ने कहा आप सो जाओ, सुबह मैं आपको बोलूँगी राजा के लिए कपड़े आ जाएंगे। सुबह उठा, बेटी ने कहा बोला पापा ये लो। उसने कहा ये क्या दे रही खाली हाथ? उसने कहा ये हवा का सूट है, अब राजा को हवा का सूट पहनाओ जो आज तक किसी ने नहीं पहना। ऐसे उसने लिए हाथ, पहुंचा दरबार। उसने बोला जी मैंने एक ऐसा कपड़ा लाया है जो ना आज तक किसी ने देखा, ना किसी ने पहना और ना ही आज के बाद कभी कोई पहनेगा, ये सिर्फ इसी राजा साहब के लिए है जो एक्सक्लूसिव इनके लिए बनाया गया। बात हो गई। राजा साहब ने कहा, उसने कहा साहब आप अंदर चलें, ये कपड़ा बड़े ख़ास है, ये बहुत सुंदर है, इसको आप देखेंगे, आप पहनेंगे, आपका बहुत ख़ास रुतबा हो जाएगा। उसको लेके चले गए। टेलर साहब ने, दर्जी साहब ने राजा के सारे कपड़े उतारे, उनको वो सूट पहनाया और उनको दरबार में लाए। सब देख रहे हैं। दर्जी साहब ने नारे लगाए राजा साहब कितने सुंदर लग रहे हैं, राजा साहब के कपड़े देखो, देवताओं का सूट है। सबने कहा वाह वाह वाह, जो आपकी बात ब्लैक एंड वाइट। उन्होंने कहा वाह 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 क्या बात है, ज़बरदस्त लुक है। सब ने चाय कर दी। राजा ने कहा मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ, मैं इतना खास लग रहा हूँ, मैं पूरे शहर का दौरा करूँगा। राजा साहब बैठे अपने रथ पे और चल पड़े वो पूरे शहर की तरफ। गली कूचों से निकल रहे हैं, सब कह रहे हैं हमारे राजा से कपड़े किसी के नहीं है, ये दुनिया का बेस्ट राजा है। एक छोटा बच्चा था चौराहे पे, उसने देखा राजा ने तो पहना ही कुछ नहीं है। उसने कहा राजा नंगा, सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन वो सच बोला। इसी तरह सत्य संग में सर हम कोशिश करेंगे, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि किसमें क्या कमी है, हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि हम अपने मन की सच्ची बातें उन तक पहुँचाएँ। 10 कमियाँ हमारे अंदर भी होंगी, पर नीयत में कमी नहीं है। समाज और देश के प्रति कमिटेड है, इंसानियत के प्रति कमिटेड है और कोई शॉर्टकट्स नहीं निकालते हैं। मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम इस पर विराम लगाएं, आपने जो बात कही उस बात तो ये लास्ट कमेंट था आज के हमारे सत्संग का। कोई एक शायर बड़ा खूबसूरत शेर कह कर गया आज के हालात के ऊपर। उसने कहा कि निसार में तेरी गलियों पर ए वतन के जहाँ, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, निसार में तेरी गलियों पर कि ए वतन के जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले,
जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले। तवाफ आपके यहाँ परिक्रमा, हमारे यहाँ सर्कुलेशन। काबा के इर्द गिर्द जो आप घूमते हैं, आपके यहाँ परिक्रमा होती है। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। तो इसलिए तो आप हमें ये कह रहे हैं कि आप सच बोलें पर थोड़ा सोच के बोलें। ना डिस्क्लेमर नीचे लगाएं कि ये राजा जी के बारे में जो बात की गई है ये उसी जमाने के राजा की बात है। नहीं, हमने तो पहले कह दिया कि सच को ना सर, सच के बारे में मेरे को नहीं पता आप लगा। सीधा कहेंगे जो हमने कहा ये काल्पनिक था, इसमें किसी प्रेजेंट किसी भी लिविंग पर्सन से कोई लेना देना रविश, नहीं है। जो हम ये लोग सारी सारे चीजें बैठे fictional हैं, है। जो हम राजा की बात कर रहे हैं वो एक मौशरा है। वो हमारे, मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकते हो, वो जुनैद साहब भी हो सकते हैं, वो बाहर सुनने वाला भी हो सकता है। वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो सुनता नहीं है, और जो कहता है मैं मेरे बारे में, इसका वो तो सुनता नहीं है तो तेरे बारे में है। तो अगर तू सुनता है तो तेरे बारे में नहीं है। और हम वो बच्चे हैं जो सिर्फ देखते हैं, वो बोलते हैं, फिर चाहे राजा के बारे में हो और फिर चाहे किसी के भी बारे में हो। मुझे फिर शेर याद आ गया। आज तो महफिल में मजा ही आया ना, सत्संग का मजा आ गया। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। और मैं एक शेर बोलूंगा, मुझे भी याद आ गया शेर। कहते हैं मंजिल मिले ना मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है। क्या बात है। आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया। आज सत्संग में जुनैद जी आए। परमात्मा हम आप सबकी तरफ से इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आते रहे, हमें गाइड करते रहे। हम सब मिलके अपने जम्मू के प्रति, एक जम्मू कश्मीर लद्दाख और अपने देश और पूरे ह्यूमैनिटी के प्रति अपील करेंगे कि सब लोग अच्छे तरीके से विचार करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के त्योहारों को प्यार करें, लिबासों को प्यार करें, खान पान को प्यार करें, और सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी को रखें और फिर देश को रखें। और एट द सेम टाइम जो पूरे वर्ल्ड का माहौल बना है, मार कटाई बम गैरत, इससे ईश्वर हमारे हिंदुस्तान को बचाए और हम लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। आप सबका थैंक यू वेरी मच।